ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर इसी ग्रुप में हम जितने भी पीडीएफ होती हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं इसी ग्रुप में शेयर करते हैं। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स में यहाँ पर टाइप करना है आपको UK1 दरोगा। ठीक है, UK1 दरोगा आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको एक ही चैनल मिलेगा। ओके, तो इस चैनल में ऑलरेडी 500 सब्सक्राइबर हैं जो कि बेनिफिट ले रहे हैं इसका, तो आप भी इसको जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी PDF होती हैं यहीं पर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, बाकी आगे की जो अपडेट होंगे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कमेंट बॉक्स में और ईमेल में कि इतनी ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है वन दरोगा के लिए ही जो टेस्ट सीरीज है उस पर हम अभी काम कर रहे थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जब वो रिलीज करेंगे वो आपको बता देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल, तो उन्होंने एनिमल को क्लासीफाई किया था। सबसे मैं स्टार्टिंग से बात लेके आ रहा हूँ, कोई मिडल से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं जो अभी हम जिसमें भी क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को, तो सबसे पहले जो इनिशिएट किया था यहाँ से इनिशिएट हुआ। ठीक है, तो ग्रीक थिंकर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने एनिमल को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू कोई एनिमल लैंड में रहता है, वाटर में रहता है या एयर में रहता है, उसके बेसिस पे एनिमल को कंसिडर किया। बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो लैंड में भी रह रहे हैं, वाटर में भी, एयर में भी रह रहे हैं, तो उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था और लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। मेन तो यही है कि ना कि जो एनिमल को क्लासीफाई कर रहा है, अगर वो क्लासीफाई कर रहा है तो पर्टिकुलर हम उसको समझ पाएँ, यानी कि जो नॉर्मल पीपल है उनको समझ पाएँ कि ये एनिमल किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का। ओके, जैसे मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स। ठीक है, बाकी जो दोनों कैटेगरी शो करता है वैसे ही क्लासिफिकेशन एनिमल्स का होने लगा था। अब धीरे धीरे क्या किया, चार्ल्स डार्विन आए, उन्होंने बोला कि हम क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। तो चार्ल्स डार्विन ने ये बोला, अपनी एक बुक लिखी थी उन्होंने, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन में इसमें बताया था कि आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 में, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन यानी कि कोई एक एनिमल कैसे इवॉल्व होता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डेवलप करता है। हालांकि हमने इवोल्यूशन जो चैप्टर था वो ऑलरेडी क्लास 10th में कर चुके हैं, आपको वो पूरा पता होगा। तो बस ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बुक का नाम दे दिया जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 4 आपको साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन इसके राइटर हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि अभी इन्होंने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन की बात की है इस पूरी बुक में। जनरली आप ये सोच सकते हैं कि जो भी ये इवोल्यूशन पे पहले स्टडी कर रहा होगा अभी, तो वो चार्ल्स डार्विन को बुक को रेफरेंस लेता होगा, तो सोच सकते हैं कि बुक कितनी ज़्यादा मैटर करती है। ओके, उसके बाद ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एनिसेंट बॉडी डिज़ाइन है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं, जितनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई, तो उन्हें रिकग्नाइज करते थे एज ए फर्स्ट ग्रुप, तो उनको बोला जाता था, ऐसे एनिमल्स को फर्स्ट ग्रुप बोला जाएगा, या प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म। जो सेकंड ग्रुप के एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडवांस या हायर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें अलग तरह की भिन्नता या वैरायटी देखने को मिले, तो उसे बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही ये होता है कि अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिले। अब लाइफ फॉर्म्स में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो एक टर्म आता है मेगा डाइवर्सिटी। अब देखिए, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। चलो ये बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है या किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ये बताना है आपको। ठीक है, हालांकि ये कोई उससे पेपर से रिलेटेड नहीं है, ये पूछेंगे भी नहीं, बट जस्ट नॉलेज के लिए कि इक्वाडोर कहाँ पर है। ओके, पेरू, मैक्सिको, मेडागास्कर, जेरे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। अब इक्वाडोर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपसे को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ये रीजन है, ये कंट्रीज़ बताई मैंने, वार्म और ह्यूमर ट्रॉपिकल रीजन्स में आती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड
जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर ऐसा माना जाता है और ऐसा प्रैक्टिकली भी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा रिच होती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल्स को। तो ऐसी जगहों को क्या बोला जाता है, मेगा डाइवर्सिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ, अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिले। तो ऐसा तभी तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है ये चीज़ें, प्लांट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में क्यों, ब्राज़ील वो इतना ज़्यादा जो डाइवर्स हम कह सकते हैं फॉरेस्ट के बेसिस पर, लंग्स बोलते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। अब किस तरह से क्लासिफिकेशन, अब धीरे से जब ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल ने ये स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आने लगे थे जो कि अपने अपने बेसिस पर अपनी थ्योरी देने लगे और चीज़ों को क्लासीफाई करने लगे। किन चीज़ों को, कि ये एनिमल, ये जानवर किस कैटेगरी में आएगा। ओके, तो बायोलॉजिस्ट जैसे अर्नस्ट हैकल 1894 में, उसके बाद होते हैं रॉबर्ट विटेकर 1959, फिर कार्ल वूज है 1977। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतता गया अलग अलग बायोलॉजिस्ट आते रहे और अलग अलग तरीके से एनिमल को क्लासीफाई करते रहे। हम वही पढ़ेंगे जो कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि जो सब लोग मानते हैं कि हाँ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली हर बायोलॉजिस्ट उसको एक्सेप्ट करता है। तो अब इन सब लोगों ने जो मैंने बायोलॉजिस्ट के नाम बोले, उन सब ने ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। अब ये अलग अलग कैटेगरीज में, जिसको इन्होंने बोला किंगडम्स। अब किंगडम देखते हैं। अब विटेकर जो थे उन्होंने किंगडम को 5 उस पर डिवाइड किया। कौन कौन से किंगडम हो सकते हैं, देखो विटेकर प्रपोज हैज़ 5 किंगडम्स। अब जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी थी, जो मतलब ऐसा बोला जाता था कि इस कैटेगरी, ये किंगडम बोला जाएगा कि हाँ ये इस किंगडम का है, तो उसी को बोलते हैं किंगडम, ठीक है। तो सबसे ब्रॉड कैटेगरी, मतलब सबसे, अगर बात करें जो हाईएस्ट लेवल की कैटेगरी होती है, जैसे बोलते हैं ना एनिमल्स में, अगर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे लायन है, ठीक है, जैसे एल्गी हैं बहुत सारी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये क्या है, एनिमल्स हैं, बट इसमें हम बोलेंगे किंगडम कौन सा है इनका, तो ये ब्रॉड कैटेगरी होगी कि हम ऊपर ऊपर क्या देख रहे हैं कि कौन से किंगडम में ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर लोअर लेवल में उनकी स्पीसीज क्या है, फाइलम क्या है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ब्रॉड कैटेगरी क्या है, किंगडम। अब एक बायोलॉजिस्ट का आपको नाम याद रखना है, विटेकर। उन्होंने 5 किंगडम प्रपोज किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस कैटेगरी के अंदर इन सब को अलग अलग तरह से हम पढ़ते हैं। अब याद रखना ये सब जो डिवाइड किए गए हैं 5 किंगडम, उनको किस बेसिस पे, किस एनिमल के बेसिस पे इनको ऐसे डिवाइड किया गया है। किसी एनिमल में क्या देखा जाएगा कि उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो खाता कैसे है या उसका खाना कहाँ से आता है, ऑटोट्रॉपिक है या किसी दूसरे एनिमल को मार के खाता है, उसके बेसिस पे। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है और स्ट्रक्चर कैसा है, इन तीनों के बेसिस पे उनको इस पर्टिकुलर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या एनिमल में, एनिमेलिया में रखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो विटेकर ने ये सब पूरी अपनी थ्योरी दी, किंगडम दिए, तो उसमें एक नए बायोलॉजिस्ट आए, वूज, जो हमने देखा था अभी, वूज, ठीक है। तो ये वूज हैं, देखिए कार्ल वूज 1977। विटेकर ने कब दी होगी थ्योरी, 1959। फिर कार्ल वूज ने 1977 में। ओके, तो अब इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी आपकी थ्योरी में मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा, तो उन्होंने पर्टिकुलर, देखो इन्होंने मोनेरा में डिवाइड किया था, अब इन्होंने मॉडिफाई करना है कुछ, तो इन्होंने क्या किया, उसी मोनेरा को बोला कि हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आर्की बैक्टीरिया, जिसे आर्की बोला गया, और दूसरा इन्होंने मोनेरा को सब डिवाइड किया यू बैक्टीरिया में, ठीक है। ओके, नाउ इतना वूज ने मॉडिफिकेशन कर दिया। फिर उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ अलग अलग किंगडम का सब ग्रुप लेवल पे, ठीक है, अलग अलग सब ग्रुप लेवल्स पे। जैसे क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है उस चीज़ का, फैमिली क्या है, जीनस क्या है या स्पीसीज़ क्या है। सबसे देखो लोअर लेवल या बेसिक यूनिट आपको क्या देखने को मिल रही है, स्पीसीज़, ठीक है। तो किसी भी एनिमल की या कोई भी आपको देखने को मिलता है सामने, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, तो बेसिक यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन की, उसकी स्पीसीज़। एक स्पीसीज़ क्या होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होती है, अगर
वो इनफ मतलब ब्रीड कर पा रहे हैं, परपेचुएट कर पा रहे हैं, आगे इवॉल्व कर पा रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पा रहे हैं, तो वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? स्पीसीज। यानी कि हम कह सकते हैं कि यार ये स्पीसीज है, ये ब्रीड कर पा रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर पा रही है, तो ये स्पीसीज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ओके, अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली, स्पीसीज क्या है, किंगडम को फिर फर्दर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब देख लिया। अब जो हमने ब्रॉड कैटेगरी हमने देखी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं, ये क्या है। अब सब माइंड से हटा दो, आप सिर्फ एक एक करके ये समझो। मोनेरा, मोनेरा को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, सामने आपका सपोज मान के चलो एक्स कोई इंसेक्ट है, मान के चलो ये, ठीक है। अब ये सपोज मोनेरा है करके कैसे पता चलेगा? अगर इसमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा पहला, या ऑर्गेनल नहीं होंगे। डिफाइंड ऑर्गेनल, ऑर्गेनल कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे ऑर्गेनल मैंने आपको बताया, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, जो कि ऑलरेडी क्लास 10th के चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है या ऑर्गेनल्स नहीं है। दूसरा, उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर नहीं है, यानी कि यूनिसेलुलर होगी, फिर एक ही सेल से बनी होगी। किसी के पास सेल वॉल हैं तो किसी के पास नहीं है। तो ऐसी कैटेगरी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिला उसको हम किस में डालेंगे? मोनेरा में, ठीक है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होंगे अगर वो ऑटोट्रॉपिक और या हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि क्या मोनेरा, क्वेश्चन कैसा आएगा बताता हूँ आपको, क्या मोनेरा सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना जो खाना है वो कलेक्ट करता है? गलत, वो हेटरोट्रॉपिक से भी कर सकता है, वो ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक भी होंगे वो भी मोनेरा में आ सकते हैं। अब दूसरा कैसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एनीबियना। अब इसमें जो ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं ये आपसे पूछे भी जाते हैं कि ये मोनेरा में आते हैं या नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एनाबेनी, ठीक है। तो ये सब क्या है? मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ सेकंड जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो अपेंडेजेस का यूज़ करते हैं। अपेंडेजेस का मतलब होता है कि छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक, जैसे बाल की तरह, जैसे बहुत सारे लोग सीलिया का यूज़ करते हैं ताकि मूवमेंट कर पाएँ। बहुत सारे लोग फुट का भी मूवमेंट करवाते हैं और खुद का भी जो मूवमेंट होता है उसके लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपको किसी ऑर्गेनिज्म में सीलिया दिखे या अपेंडेजेस का कोई यूज़ करे तो ये आप समझ सकते हो कि उसको हम प्रोटिस्टा के अंदर रख सकते हैं। खाते कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एल्गी, डायटम, प्रोटोजोन्स, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, ये क्या हैं? किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। देखिए बहुत क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे वंदरोगा में, आपको 4 चीज़ें दी गई होंगी, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और एक और दिया होगा, बोलेंगे कि कौन सा हमारा प्रोटिस्टा में नहीं आता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी है फंजाई। फंजाई हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? इसे सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, यानी कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक होंगे उसको कंज्यूम करके अपना खाना खाते हैं ये, तो इनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। अभी तक हम ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, बट ये क्या करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं, जिन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी इसमें होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह इवॉल्व होते हैं एट सर्टेन स्टेजेस इन दियर लाइफ्स। पहले यूनिसेलुलर भी होंगे, बट आफ्टर मैच्योरिटी, सम मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो मल्टीसेलुलर की तरह इवॉल्व होके आते हैं। अब इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि एक टफ कॉम्प्लेक्स सुगर चिटिन से बनी रहती है, ठीक है। तो अभी तक हम किसी में देख रहे थे ना सेल वॉल नहीं है, किसी में है, बट इसमें सेल वॉल होती है जो कि चिटिन से बनी है। इसके उदाहरण ईस्ट, मशरूम, जैसे एस्परगिलस, पेनिसिलिन, एगरेशियस, ठीक है। तो ईस्ट और मशरूम आप याद रख लेना। अब एक डेफिनेशन आती है सिम्बियोटिक,
कि सिम्बियोटिक है क्या। तो सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। सॉरी फॉर द पॉज गाइस, थोड़ा हमारा जो भौंक रहा था। तो हम बात कर रहे थे सिम्बियोटिक रिलेशन की। देखिए, जब भी कोई फंगल स्पीसीज परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रहती है एक ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, फंजाई किसके साथ रिलेशनशिप में है, एल्गी के साथ। अब एक तरह से ये क्या करते हैं, एक तरह से सिम्बियोटिक में क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, डिपेंडेंट हैं। यानी कि ये कुछ उसको हेल्प कर रहा है और एल्गी फंगल को हेल्प कर रही है और फंगल किसको हेल्प कर रहा है, एल्गी को। तो ये क्या होता है, लिव परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट। म्यूचुअली का मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों तरफ से क्या है, फ़ायदा हो रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का फ़ायदा ले रहा है, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो दीज सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकन्स। और जो ये बनता है पूरा रिलेशन या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्लांटी। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विथ सेल वॉल्स होती हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि खाना अपना खुद बनाते हैं। प्लांटी है तो देखो नाम से ही सजेस्ट, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, तो अपने क्लोरोफिल का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना खाना ये बनाते हैं। क्लास 10th में हमने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस पूरी अच्छे से देखी थी। जितने भी प्लांट्स होते हैं इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एनिमेलिया। ऑल इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल्स। तो एनिमेलिया में वह सब ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका मल्टीसेलुलर है, बहुत सारी सेल्स होती हैं बट सेल वॉल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि किसी दूसरे को दूसरे से खाना बनाते हैं अपना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड होगा प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, फर्दर डिवाइड होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोटिस्टा, यानी कि जो भी प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि डायरेक्ट आपसे कुछ एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको प्रोटिस्टा, मोनेरा और दो ऑप्शन और बोलेंगे कि इसमें से यूनिसेलुलर कौन है, तो आपको प्रोटिस्टा में ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, फिर है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर फर्दर डिवाइड है। मल्टीसेलुलर जिसमें सेल वॉल होती है, जिसमें सेल वॉल नहीं होगी। जिसमें सेल वॉल होगी वो तो होंगे प्लांटी, यानी कि जितने भी सभी जितने जो प्लांट होते हैं, और हो गया फंजाई हो गया। विदाउट सेल वॉल कौन हो गया, एनिमेलिया हो गया। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन दोबारा जल्दी कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में, फिर यूकैरियोट्स दो टाइप में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फिर यूनिसेलुलर में सिर्फ प्रोटिस्टा, बस इसको याद करो। मल्टीसेलुलर में फिर से दो बार डिवाइड होगा मल्टीसेलुलर, एक सेल वॉल के साथ, एक विदाउट सेल वॉल के साथ। और फिर सेल वॉल के साथ जो होगा उसमें फंजाई आएगा और प्लांटी आएगा, विदाउट सेल वॉल तो एनिमेलिया आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो ये आप पढ़ाते हो, जो ये पीडीएफ है, जो इतना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो है, उसको अगर किसी को चाहिए होगी तो आप 7505134891, ठीक है, इस पर आपको टेलीग्राम में मैसेज करना है। ठीक है, तो हम आपको प्रोसीजर बताएंगे और आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एनिमेलिया, हमने पढ़ लिया। प्लांटी को थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड एंगल के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, ओके, प्लांटी है क्या। सबसे पहले फर्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन देखेंगे, वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। पहला, किसी प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला लेवल है कि किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट हैं इस प्लांट बॉडी में, पहला। दूसरा आप क्या देखोगे, वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या पानी पहुंचाने के लिए उस प्लांट में अलग अलग तरीके के या स्पेशल टिश्यू हैं। दूसरा, ये इस तरीके से भी क्लासिफाई करोगे। तीसरा, आप उसमें ये देखोगे कि क्या वो सीड्स बीज दे सकता है, वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, या वो फल के ही अंदर सीड होते हैं। तो इन तीन के बेसिस पर आप किसी प्लांट को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, अलग कंपोनेंट हैं या नहीं, अलग टिश्यू उसके पास हैं या नहीं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या वो बीज कैसे दे रहा है वो प्लांट, इस बेसिस पे। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या है, देखो, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। अभी हमने जैसे प्लांट को कैटेगराइज करने के लिए 3 चीज़ें बताई, अलग बॉडी स्ट्रक्चर, स्पेशल टिश्यू या सीड्स। तो थैलोफाइटा किस में आएंगे, देखो, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, ठीक है, अलग अलग। ओके, आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा बीच में पॉज लेना पड़ रहा होगा, सॉरी इसके लिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। बीच में कॉल आ गई थी, कॉल इसलिए आ गई थी इसमें क्योंकि ये नेट इसलिए ऑन किया है क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम शो करना था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को फिर पता नहीं चलता कि टेलीग्राम को एक्सेस कैसे करना है ग्रुप को। ओके, थैलोफाइटा ऐसे प्लांट जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, एल्गी बोला जाता है। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, यानी कि वो पानी में रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लेडोफोरा, कारा, यूलवा, ये सब थैलोफाइट्स में आते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ये प्लांटी के अंदर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ लें, ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि आपको बोलेंगे प्लांटी में थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो इन 3 ऑप्शन में देंगे, बोलेंगे कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ब्रायोफाइटा ये एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। प्लांट बॉडी जनरली डिफरेंशिएट होती है आप टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डिस्टिंक्ट फॉर्म में आप पहचान सकते हो ब्रायोफाइटा को, ठीक है। डिफरेंशिएटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होती है जिसमें कि वाटर का मूवमेंट हो, ठीक है, या किसी दूसरे मूवमेंट के लिए एक अलग से ऑर्गन नहीं है, तो उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं और इसे एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का। एग्जाम्पल मॉस और मर्केंटिया और रिसिया, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स में। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, यानी कि हर एक स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन, अगर प्लांट के बारे में बात करें तो हर एक ऑर्गन अलग अलग है। जैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड हम कह सकते हैं, जैसे रूट्स, जड़ें अपना अलग काम कर रही हैं, स्टेम, तना, लीव्स, एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी ले जाने के लिए उसके पास अलग है, उसने रखे हुए हैं, ठीक है, मेड रखी हुई है उसने। तो टेरिडोफाइट में यही कह सकते हो आप कि किस तरह से टेरिडोफाइट्स का वेल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स हैं और स्पेशल टिश्यू भी हैं। अभी तक जो ऊपर हमने देखे थे उस पर नहीं थे। एग्जाम्पल मर्सीलिया, फंस, हॉर्स टेल्स, देखिए फंस को याद रख लेना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है द थैलोफाइट्स, द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स हैव नेकेड एम्ब्रियो दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। तीनों में ही थैलोफाइट्स, ये फैक्ट याद रखना, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नेक्ड एम्ब्रियोज होते हैं जिन्हें स्पोर्स बोला जाता है, ओके। उसके बाद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इन ऑल दीज 3 ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पीशियस एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। उनको क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। और या आप इसे समझने के लिए ये भी समझो, दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि आप उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख नहीं सकते जनरली, या हम कह सकते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसी को क्रिप्टोगैमी कहते हैं। अगर आपको वर्ड पता होगा क्रिप्टो या इनक्रिप्टेड, आपने सुना होगा। इनक्रिप्टेड मतलब जैसे व्हाट्सअप चैट हमारी कोई बोलता है हैक हो ही नहीं पाती हैं व्हाट्सअप चैट, क्योंकि वो कि इनक्रिप्टेड होती हैं, यानी कि कोई थर्ड पार्टी देख नहीं सकती। तो इसका मतलब यही है जो आप ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के, वो क्रिप्टोगैमी, इन्हें क्रिप्टोगैमी बोलते हैं, यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना क्रिप्टोगैमी कहलाता है, ओके। अब नेक्स्ट है प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनियो ऑर्गन्स, ठीक है, फेनियोग्राम, सॉरी। तो सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ओके। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल से हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, कॉटिलीडॉन्स क्या हैं, प्लांट्स के बारे में करेंगे, इस पर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम
डिस्कस करेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।